हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। ये क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में जो भी इंपॉर्टेंट था क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से हमने वो पढ़ा है। इस लेक्चर में हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 25 एमसीक्यू हैं, जिसमें से 10 एमसीक्यू हैं जो जेकेएसएसपी जेई प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे, और 15 एमसीक्यू हैं जो न्यू एमसीक्यू हैं जो इसमें नहीं आए हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेक्स ए ग्रेट एफर्ट टू मेजर द क्वालिटी फॉर नियर परफेक्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 सिग्मा। 6 सिग्मा में हम क्या करते थे कि नियरली 99.997% तक यील्ड ले आते थे। ठीक है, मतलब कि पूरी 100% लाने में हमको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम 6 सिग्मा तक ही इतनी ही हम क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा 6 सिग्मा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज आउटगोइंग क्वालिटीज maximum value for all available ratio defective values is called। सो जो एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी है AOQ, इसका मैक्सिमम लेवल है ये AOQ का ग्राफ है जिसमें ये मैक्सिमम लेवल है, इसको कहते हैं AOQL, मतलब कि इससे वर्स्ट क्वालिटी का हम मटेरियल नहीं भेजेंगे। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी का मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, AOQL। ठीक है, अब है किस क्वालिटी टीचर का कॉन्सेप्ट था, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूवमेंट। सो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये जोरैन की ट्रियोलॉजी या फिर क्वालिटी ट्रियोलॉजी है। ठीक है, ये किसने दी थी, जोसेफ एम जोरैन ने। इन्होंने पेरेटो प्रिंसिपल भी दिया था। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा जोसेफ जोरैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज। क्वालिटी एश्योरेंस से हमको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस से हमको प्रूफ ऑफ फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रूफ मिल जाता है फिटनेस का कि कितनी, मतलब हम रिलाई कर सकते हैं उस पर। ठीक है, उसका हम कॉन्फिडेंस मिलता है एश्योरेंस से, और हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं फिर उस प्रोडक्ट की। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंपोनेंट। क्वालिटी कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है, रिलायबिलिटी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, ये तीनों क्वालिटी के कंपोनेंट है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का पैरामीटर है। नेक्स्ट है, इसमें हमको प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट दी है। हमको बताना है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कितनी है, फेलियर कॉस्ट कितनी है और क्वालिटी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, सो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या हो जाएगी, प्रिवेंशन कॉस्ट प्लस अप्रेजल कॉस्ट, ये हो जाएगी 2500। ठीक है, फेलियर कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फेलियर, ये हो जाएगी हमारी 4500, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 7000। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, 2500, 4500, 7000, 2500, 4500, 7000। ठीक है, सो जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है इसको हम और क्या क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, गुड टाइम स्पेंड, ठीक है, ये सब कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में आ गया प्रिवेंशन कॉस्ट प्लस अप्रेजल कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी या फिर और क्या कहते हैं इसको हम, कॉस्ट ऑफ फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। ठीक है, फेलियर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस और पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। नेक्स्ट है, आर चार्ट्स आर यूज्ड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल्स। सो कंट्रोल चार्ट्स दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल, एट्रीब्यूट। वेरिएबल में होते हैं मीन चार्ट, मतलब कि एक्स बार चार्ट, रेंज चार्ट या फिर आर चार्ट, और एट्रीब्यूट में होते हैं पी चार्ट और सी चार्ट। ठीक है, एक PN चार्ट भी होता है इसमें। ठीक है, जिसमें सैम्पल साइज फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है द चार्ट विच इज़ यूज टू मॉनिटर द वेरिएबल। वेरिएबल को मॉनिटर करने के लिए दो चार्ट्स होते हैं, मीन चार्ट या फिर एक्स बार चार्ट, या फिर रेंज चार्ट या फिर आर चार्ट। सो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंट्रोल चार्ट शोज फ्रैक्शन डिफेक्टिव। ठीक है, सो फ्रैक्शन डिफेक्ट हमको एक तो P चार्ट शो करता है और एक NP चार्ट शो करता है। NP चार्ट और P चार्ट में एक ही डिफरेंस है कि जो P चार्ट है इसमें सैम्पल साइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 50 से ग्रेटर देन होगा, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। और NP चार्ट में हमारा जो एक कांस्टेंट होगा, मतलब अगर हमने डिसाइड किया कि 70 होगा तो वो 70 ही होगा, कांस्टेंट होगा हर बार। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P चार्ट। ठीक है, यहाँ पे NP नहीं है तो सिर्फ P चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनल कस्टमर्स ऑफ प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फ्लो चार्ट। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, सो अभी तक हमने जितने पढ़े, ये फर्स्ट 10 MCQ ये थे जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट 15 है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट MCQ हैं। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉस्ट लगेगी हमारी जब मतलब एक कस्टमर क्लेम करेगा उसकी गारंटी, ठीक है, उसने कोई एक कस्टमर है उसने मोबाइल फ़ोन लिया, उसका गारंटी पीरियड में मोबाइल ख़राब हो गया, उसने कंपनी वापस दिया, कंपनी अब फ्री में ठीक करके देगी, वो होगी कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। जब प्रोडक्शन यूनिट में ही देखेंगे, मैनेजमेंट देखेगी कि इसमें ये डिफेक्ट है, अभी वो बाहर मार्केट में सेल नहीं हुआ है और अंदर ही पता लग गया कि ये डिफेक्ट है और वो दोबारा से ठीक करेंगे, वो होगा कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेलियर। जब बाहर मार्केट में सेल हो गया और कस्टमर यूज़ कर रहा है और फिर वो गारंटी क्लेम कर रहा है, वो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेलियर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वालिटी इज़ ए प्रॉब्लम बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा ऑल द प्रोसेस हैव सम वेरिएशन, कि मतलब हम एक प्रोसेस का सेम मतलब प्रोसीजर है उसको दोबारा करेंगे, उसमें भी और जो पहले की है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, इसलिए हमें क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में बोला कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट इनमें से कौन सी है। सो इसका आंसर हो जाएगा रीवर्क, ठीक है। इसका हो जाएगा रिजेक्शन एंड रीवर्क। अभी हमने पहले पढ़ा कि जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो दो टाइप की है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है उसी को रिजेक्शन कॉस्ट कहते हैं, उसी को फेलियर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सो फेलियर कॉस्ट में उसमें हमने देखी थी दो टाइप की, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। सो उसमें होता यही था कि जो प्रोडक्ट है वो जब रिजेक्ट हो रही है उसको फिर दोबारा से जो काम हो रहा है उसमें जो कॉस्ट लगी है वो हो जाएगी रिजेक्शन कॉस्ट, फेलियर कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हाउ कैन वी क्वालिटी बी कंप्यूटेड, हाउ कैन क्वालिटी बी कंप्यूटेड। सो जो क्वालिटी है उसको हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो पहले तो क्वालिटी मेजरेबल नहीं है, ठीक है, हम इसको मेज़र नहीं कर पाते हैं, बट अगर हम इसको ऐसे कोई फार्मूले के तौर पे दिखानी हो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्वालिटी क्या है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हमको बताता है कि वो सेटिस्फाई कितना कर रहा है उसके यूज़र को। फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, सो आप उससे कितने सेटिस्फाई हुए आप उसको मेज़र करके नहीं बता पाओगे, आप बस बता पाओगे हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ, कम सेटिस्फाई हूँ, बस। सो अब हमको अगर क्वालिटी को फार्मूला की तरह शो करना है तो अब फॉर एग्जांपल आपने कुछ फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, ठीक है, मैक्सिमम आपको पता है 5 स्टार दे सकते हो, ठीक है। अब आप उससे कितने सेटिस्फाई हो रहे हो उतने आप उसको रेटिंग दोगे। अगर हम 5 जो मैक्सिमम है पर मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसको आप ऊपर रख रहे हो और जो आपकी समझ लो परफॉर्मेंस कितनी दी, मतलब वो इतने अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं किया, उसकी परफॉर्मेंस कम है, तो आप 4 स्टार दिए उसको, ठीक है। ये 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब 100% से ज़्यादा, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100% से ज़्यादा आ रही है। सो फार्मूला हम यहाँ से भी ऐसे ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ऐसे अपने कॉमन सेंस से, कि जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर आएगी, एक्सपेक्टेशन नीचे, एक्सपेक्टेशन है 5, वो सिर्फ 4 परफॉर्म कर रहा है, मतलब 4 स्टार दे रहे हो आप। सो उसकी क्वालिटी कितनी हो गई, तो उतने परसेंटेज की क्वालिटी हो जाएगी, मतलब कि 80%, ठीक है, 80% क्वालिटी। वैसा मतलब इसका क्या आंसर हो जाएगा, परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशंस, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जोरैन की ट्रियोलॉजी है उसमें फाइनल स्टेप कौन सा है। सो हमको पता है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सो आंसर हो जाएगा क्वालिटी। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर कंट्रोल चार्ट। सो अब हम पहले टेबल देख लेते हैं। सो पी और एन पी चार्ट है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं और सी चार्ट करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो पी और एन पी बाइनोमियल करते हैं, सी करता है पॉइजन, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो गलत बतानी हमें कौन सी है, तो गलत हो जाएगी फर्स्ट वाली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिकॉर्डिंग हिस्टोग्राम। सो इसका आंसर हो जाएगा विड्थ ऑफ बार मस्ट बी सेम, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, विड्थ कुछ भी हो सकती है हिस्टोग्राम में, पर अगर बार चार्ट है तो वहाँ हर बार की विड्थ सेम होगी, ठीक है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं हिस्टोग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू नो द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ये हमने पढ़ा था कि स्कैटर्ड डायग्राम है जो, उसमें 2 फैक्टर के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ी स्कैटर्ड डायग्राम है जिसमें हम 2 पैरामीटर के बीच में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट्स दैट ए कंज्यूमर मे फाइंड डेफिनेटली एक्सेप्टेबल। सो ये हो जाएगा AQL मतलब एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, ठीक है। ये वो क्वालिटी लेवल है जो इतनी होगी या इससे ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा। ये हमने पढ़ा था AQL क्या होता है और RQL क्या होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग में प्रोड्यूसर्स रिस्क कौन सा होता है। तो हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर का रिस्क है कि जो गुड लॉट रिजेक्ट हो जाए तो वो प्रोड्यूसर का रिस्क है, और कंज्यूमर का रिस्क क्या है, बैड लॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल सैम्पलिंग में अगर जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो सी और सी डैश के बीच में आ रहे हैं तो हम क्या करते थे, तो हम एक और सैंपल ले लेते, उनका फिर दोनों का सम करके डिफेक्ट्स देखते थे। जो सी डैश था अगर उससे कम आ रही है तो एक्सेप्ट करते हैं, सी डैश से ज़्यादा होगी तो रिजेक्ट करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो सिंगल सैम्पलिंग है उसमें क्या होता था, एक सैंपल लेते थे उसी से हम जज करते थे एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। डबल सैम्पलिंग में क्या करते थे, एक सैंपल लेते थे उसके बाद फिर एक और करते थे, फिर हम जज करते थे दो सैंपल के बाद, तो डबल सैम्पलिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसका हो जाएगा RQL, मतलब रिजेक्शनेबल क्वालिटी लेवल। सो टॉलरेंस परसेंटेज डिफेक्ट मतलब कि उतने डिफेक्ट जो कंज्यूमर टॉलरेट कर सकता है, बट उसमें भी काफ़ी मतलब वो ऐसे ड्रामे करेगा, काफ़ी उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। और काफ़ी एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है RQL में। ठीक है। और AQL में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है विच सैम्पलिंग मेथड इज़ यूज्ड व्हेन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड बिकम्स इनकन्वीनियंट टू यूज़ इन लार्ज लॉट्स। जब लार्ज काफ़ी बड़े बड़े बल्क में क्वांटिटी आ रही है तो हम कौन सी सैम्पलिंग करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि ऐसे काफ़ी बड़ी मतलब जो लॉट साइज़ होता है उसको हम स्ट्रेटम में डिवाइड कर देते हैं, फिर उन स्ट्रेटम से हम सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है। सैंपल जैसे एक इससे ले लिया, दो सैंपल, ये 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 सैंपल ले लिए, इसमें से भी 2 रैंडमली ले लिए, इससे भी 2 ले लिए, और ये सैंपल्स का हम फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है। इसमें पॉपुलेशन लिया तो इसको आप लॉट साइज़ के साथ मतलब जो हमने प्रोडक्ट मंगवाए हैं उनके साथ आप रिलेट कर सकते हो। सो ये 25 MCQ थे। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाकी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मॉक टेस्ट होते हैं।